हेलो, वेलकम टू लीगल अफेयर्स सीरीज विथ विधिज्ञ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल क्लेट यूजी एस्पिरेंट्स एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज के सेशन में हम जैन 2026 के लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले लैंडमार्क जजमेंट, द जजमेंट ऑफ डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जजमेंट। इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था दैट राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट आज भी हमारे देश की गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी खराब है दैट सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है गर्ल्स के लिए, सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उनके एजुकेशन पे, उनके राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 है। ये उनका आर्टिकल 21 वॉयलेट करता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये उनका आर्टिकल 14 भी वॉयलेट करता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में गाइडलाइंस इशू करी थी, द मैंडेटरी गाइडलाइंस, जो हर एक स्टेट को फॉलो करनी है, वेदर यू आर governmental school or whether you are a private institution, the guidelines are mandatory for all। ठीक है, सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं होना, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होना गर्ल्स के लिए, ये बहुत शर्मनाक मुद्दा है। इट इज जस्ट नॉट अ वेलफेयर इशू, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है हमारे देश के लिए। तो आइए देखते क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करी है। बट बच्चा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल जीके। फ्लैट में सिर्फ लीगल रीजनिंग के पार्ट को कभी आप अच्छे से एनालाइज करें, आप अच्छे से उसको बाइफरकेट करें, तो आपको समझ में आएगा। जितना हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं, हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं, हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं और एनी अदर योर मिसलेनियस लॉ, उसके साथ ही साथ लीगल जी के लीगल करंट अफेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर मोर देन 40% ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ लीगल अफेयर्स, लीगल जी के। तो चलिए समझते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस हुए थे। फर्स्ट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्या कहते हैं आर्टिकल 21? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। वो जो टर्म लाइफ है, क्या उसका मीनिंग सिर्फ जीना है, उसका मीनिंग सांस लेना है, खाना खाना है, शेल्टर? नो, लाइफ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में इसमें बताया गया है। लाइफ इंक्लूड टू लिव विद डिग्निटी। सेम चीज इस जजमेंट में भी रिट्रेटेड हुई अगेन। यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड करा दैट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ डायरेक्टली लिंक टू डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी, प्रिवेसी एंड हेल्थ। और कभी इनका एक्सेस आप एडोलेसेंट गर्ल्स को डिनाई कर रहे हो तो यू आर वायलेटिंग देयर आर्टिकल 21, because if you are not giving this basic facilities to a girl child, you are depriving her of from article 21, that is right to education। आर्टिकल 21 ए कब इनेक्ट हुआ था? फटाफट मुझे जो भी ऑडियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। विच अमेंडमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, योर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड हुआ था। इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये भी कहा सिर्फ एडमिशन दिलाना राइट टू एजुकेशन नहीं है, बट ये मेक श्योर करना कि बच्चा रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहा है, ये भी राइट टू एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फर्दर सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड दैट यहाँ पर लड़कियों का राइट टू इक्वालिटी भी वॉयलेट हो रहा है, बिकॉज कोर्ट ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा है दैट कभी आप इग्नोर कर रहे हो मेंस्ट्रुअल नीड्स को, देयर इट्स द वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। देयर इज अ टर्म नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो फैसिलिटीज जो अवेलेबल होनी चाहिए गर्ल चाइल्ड को, इफ यू आर नॉट गिविंग देम, यू आर नॉट गिविंग देम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, यू आर वायलेटिंग देम राइट, देयर राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए फटाफट गाइडलाइंस देख लेते हैं। सो बाइंडिंग डायरेक्शन जो इशू करी थी
Supreme Court ne to the state that are as follows, that functional gender segregated toilets hone chahiye with water in all schools. So you can imagine, even after 8 decades of independence, अभी भी सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेट को बताना पड़ रहा है कि ये बेसिक चीजें आप प्रोवाइड करो. State are not enforcing DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का प्रॉपर तरीके से हमारे देश में इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका उल्लंघन हो रहा है. वरना सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. फर्दर, फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स होने चाहिए फॉर स्कूल गर्ल्स, प्रिफरेबली थ्रू वेंडिंग मशीन्स. डेडिकेटेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स होने चाहिए. Further, safe and scientific disposal systems होने चाहिए in schools for waste management. Further, menstrual health education insert होना चाहिए in NCERT books, and this is very important guideline. लड़कों को भी पता होना चाहिए. Everyone should be educated for about the menstrual health and hygiene. Further, regular monitoring होनी चाहिए through district level inspection for an honest student feedback. For the child rights bodies को जो NCPCR है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि कंप्लायंसेस पूरे तरीके से फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जो जैन में बहुत ज्यादा डिबेटेबल रहा है, इस पर प्रोटेस्ट भी हुए है देश में, एंड CLET is very unpredictable examination. जो बच्चे legal affairs नहीं पढ़ रहे हैं, again I am reminding to them, legal affair equally important. You cannot miss on legal affairs. Believe me, हम यहाँ पे 30-40 जजमेंट डिस्कस नहीं करें. वी आर हार्डली डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस भी कभी नहीं कर रहे हो बच्चा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है फिर जीवन की. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दी थी यूजीसी 2026 के रेगुलेशन को. बट क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा? तो इसको समझने से पहले, मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन इंडिया के जजमेंट को समझने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. So very unfortunate incident happened in our country, a tragic suicide of Rohit in 2016. ये एलेज हुआ था कि उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था at University of Hyderabad, therefore he committed the suicide. Petition follow ही, widespread country में protest हुआ regarding more stronger anti-discrimination framework in higher education institution. प्रोटेस्ट के चलते वक्त, डिमांड के चलते वक्त यूजीसी ने ये रेगुलेशंस निकाले. अब ये समझने से पहले बच्चा, आपको यूजीसी के जो अर्लियर रेगुलेशन थी, जो 2012 के रेगुलेशंस थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन फॉर इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012, जो एड्रेस करते थे डिस्क्रिमिनेशन को ब्रॉड लेवल पर. जब 2012 का रेगुलेशन इन फोर्स था, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी 2026 में भी फिर से रेगुलेशन लाने की? देखो, 2012 का रेगुलेशन था, वो मल्टीपल ग्राउंड्स पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एड्रेस करता था, वेदर इट्स योर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी. But in 2026, the 2012 regulation was replaced by 2026 regulation. जो 2026 का regulation था, वो mandate करता था institutional mechanism को. Equal opportunity centers होने चाहिए higher education institutions में, equity committees होनी चाहिए, डेडिकेटेड हेल्पलाइन सेंटर्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग बॉडीज होनी चाहिए. बट इनमें तो समस्या दिख नहीं रही. समस्या थी 2026 के रेगुलेशन 3C में. जो रेगुलेशन 3 सब क्लॉज C था, वो कहता था दैट caste based discrimination, specifically as a discrimination only on the basis of caste or tribes against the members of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. 2026 का रेगुलेशन कहते था that caste based discrimination STs, SCs and OBCs के अगेंस्ट हो सकता है. OBCs को बाद लिस्ट में इंक्लूड करा गया पहली बार इन 2026 रेगुलेशन. अब यही
प्रोटेस्ट की जड़ बन गई। जब यूजीसी ये हेल्ड कर रहा है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वन वे हो सकता है, सिर्फ एसटी एससीज एंड ओबीसीज के खिलाफ हो सकता है, व्हाट अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अदर कास्ट? सो दी प्रोटेस्ट इमर्ज्ड इन द कंट्री बिकॉज अब बात सुप्रीम कोर्ट पे के पास गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पेटिशन में ये हेल्ड करा, जब इंटरप्रिटेशन आया तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो डेफिनेशन है, जो रेगुलेशन 3C है, ये बहुत ज्यादा नैरोअर इसका इंटरप्रिटेशन है। ये वन डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। ये अज्यूम कर रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वन डायरेक्शनल हो सकता है और जो अदर सोशल रियलिटीज है उनको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है अलग तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट the certain communities, there can be any other form of discriminations also। और जो वर्ल्ड रैगिंग था इसको रिमूव कर दिया गया था 2012 के रेगुलेशन में, रैगिंग था। सो ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी हेल्ड करा दैट हम ये सेग्रीगेशन कर रही है द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, बिकॉज if you are giving protection to just ST, SCs and OBC students, so जो open category के बच्चे हैं who do not fall under this particular category, what about their welfare legislative? So यहाँ पर हमने segregation कर दिया, हमने higher education institutions में अपने आप में groups में बांट दिया, and that will be dangerous in long run। Therefore interim relief grant करी सुप्रीम कोर्ट ने टू पेटिशनर्स और इस पर्टिकुलर यूजीसी 2026 के रेगुलेशंस पे स्टे लगा दिया है। ठीक है, सो currently the regulations are in abeyance and 2020 regulations have been reviewed using court's power under article 142। ठीक है, चलिए बच्चा अब थोड़े बहुत हम कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजन समझ लेते रिलेटेड टू केस। द फर्स्ट प्रोविजन कम्स योर आर्टिकल 14। ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Equality before law is a negative concept. Equality before law is a equal protection of law is more of positive concept, because जो equal protection of law है वो positive discrimination की बात करता है। Supreme Court is completely okay if you're giving protection to certain castes, certain communities, but at what cost? जब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो कैसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलेंजिया डिफरेंशिया, एक रीजनल नेक्सस होना चाहिए उसमें, और ये पैरामीटर्स पे यूजीसी रेगुलेशंस 3 फॉलो नहीं हो रहा था। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट पुट स्टे ऑन रेगुलेशंस। फर्दर यहाँ पे सीधा सीधा जो स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए थे ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उन पर भी ये रेगुलेशन खरा नहीं उतर रहा था। फर्दर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, if you're talking of article 15 clause 1, but this discrimination should be restricted for the admission and reservation, not for differential treatment in addressing complaints of discrimination itself। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमने प्रोविजंस बनाए, इट्स जस्ट फॉर द एडमिशन प्रोसीजर, दे आर फॉर द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। बट आप यूजीसी लेवल पर, आप हायर एजुकेशन में कभी हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने लगे टू सर्टन कम्युनिटीज, टू सर्टन क्लास, इट विल नॉट बी अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इटसेल्फ। Therefore, the Supreme Court state 2026 UGC regulation। चलिए बच्चा, now again very controversial topic, हम इसमें political angle में will not dwell into, we will understand क्या होता है sedition, क्या होता है UAPA, क्या था background। ठीक है, so no bail for Umar Khalid and Sarjad Imam।
बट 5 दूसरे जो अक्यूज थे दिल्ली राइट्स के, उनको बेल मिल गई। तो क्या था ये पर्टिकुलर केस? जो बच्चों ने नहीं फॉलो करी दिल्ली राइट्स, द पर्सन हु आर नॉट अवेयर अबाउट द काम, फटाफट हम उसको रिकैप कर लेते हैं। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान, जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट हुए बिफोर 31st December 2014, and if they belong from Hindu community, Sikh community, Buddhist community, Jain community, Parsi community, Christian community, उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। जो नॉर्मल सिटीजनशिप होती है हमारे देश में, 11 साल नेचुरल वे से कभी किसी को हमारे देश का सिटीजन बनना है, इट्स फॉर 11 years, बट फॉर दिस माइग्रेंट्स द कंडीशंस वर डिफरेंट। अब मुस्लिम्स को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया। जब मुस्लिम्स का एक्सक्लूजन हुआ, कंट्री में फिर से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में राइट्स हुई, 53 डेथ्स वर देयर, hundreds of injuries, loss of thousands of property in this particular riots। अब ये जो riots जिन्होंने प्लान करी थी, द अक्यूज वर उमर खालिद, शरजील इमाम एंड अदर्स। अब बच्चा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5 अक्यूज को बेल मिली है। बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो अक्यूज इनोसेंट है। बेल मिलने का मतलब ये होता है दैट उन्हें सिर्फ टेम्परली जेल से रिलीज करा गया, उनका ट्रायल अभी भी चलेगा, ठीक है। और बेल कंडीशनल बेल होती है। फर्दर, सो ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट पुलिस अरेस्टेड उमर खालिद, शरजील इमाम, इन पे सेडिशन के चार्जेस लगे थे। इन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अरेस्ट करा गया था फॉर सच वाइड स्प्रेड वायलेंस, ठीक है। अब सेडिशन फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है बच्चा। कभी हम सेडिशन की बात करेंगे तो ये आईपीसी सेक्शन 124A इसके बारे में बताता था हमें, बट करंटली कभी हम सेडिशन की बात करेंगे एज पर बीएनएस, बीएनएस में टर्म सेडिशन नहीं है। वेदर टर्म सेडिशन इज नोवेयर, टर्म सेडिशन इज अ कॉलोनियल एरा। सेडिशन का मतलब होता था एज पर आईपीसी, मैं आपको आईपीसी का समझा रही हूँ, कभी आप गवर्नमेंट के खिलाफ, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेट फैला रहे हो, ठीक है, that will be the sedition, and that hatred leading to the violence, that is sedition। but जो revised definition हुई है अंडर सेक्शन 152 of BNS, ये कहता है if you are harming the unity, integrity of India, then that will be the terrorist act, that will not be the permissible thing। So sedition अब रिमूव हो चुका है इन बीएनएस, द न्यू टर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 152, ठीक है। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है, सेक्शंस नहीं समझना है। सो विल अगेन कम ऑन आवर पॉइंट। सो 23 जन 2020 को इमाम को अरेस्ट कर लिया गया था, एंड 30 सितंबर 2020 को उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया था फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी। इनका जब now you have to understand the unlawful activities prevention act, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये स्पेशल एक्ट है, इस पर नॉर्मल बेल प्रोविजन, इस पर नॉर्मल सीआरपीसी बीएनएसएस के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर कोविड आ गया, उनका ट्रायल बहुत लंबा चला, ठीक है, अभी भी दे आर ऑन ट्रायल। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सवाल गया कि इतना लंबा ट्रायल है, सो दे शुड गेट अ बेल। तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी फर्म ऑन द डिसीजन दैट बेल देने का प्रोविजन ये नहीं है कि कभी ट्रायल बहुत लंबे समय तक चल रहा है, इफ दे आर, सो दे शुड गेट अ बेल। आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या था। तो यहाँ पर जो अक्यूज थे, सब ने अलग अलग तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इन दिस पर्टिकुलर दिल्ली राइट्स। कोर्ट का ये मानना था जो उमर खालिद है एंड शरजील इमाम है, उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। दे वर द माइंड्स बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी, दे वर द माइंड्स बिहाइंड द प्लानिंग ऑफ द दिल्ली राइट्स। सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन 15 डिफाइंस करता है टेररिस्ट एक्ट को। अब इस जजमेंट में जो टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन थी उसको वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया, और कोर्ट ने कहा था कि टेररिस्ट एक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है
दैट बॉम्ब कर देना, टेरर बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर देना, कभी आप बेसिक नेसेसिटीज को रोक रहे हो, आप देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो. इफ यू आर डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, that will also come under a terrorist act. If you're restricting the basic necessities of life, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, so it does not require this immediate physical violence or explosives. The act must destabilize the public order and economic security. कभी आप public order को disturb कर रहे हो, आप economic security को disturb कर रहे हो, तो वो भी एक terrorist act है. So terrorist act कैसे define करता है under section 15? So if you threaten the unity, integrity, security, economic security, sovereignty of India, if you strike terror in the people, that will be the terrorist act. It includes death or injury, damage to a property, disruption of essential supplies or services, damage to monetary stability and critical infrastructure. हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ एक्सप्लोसिव्स करना विल बी अ टेररिस्ट एक्ट. नो, ये सब चीजें भी करना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हार्म करना, एसेंशियल सप्लाईज को रोकना देश में, ये भी एक टेररिस्ट एक्ट है. And in UAPA, if a person get arrested, तो उस पर नॉर्मल बेल प्रोविजन अप्लाई नहीं होते. सेक्शन 43D ऑफ यूएपीए बताता है दैट कभी किसी अक्यूज पे प्राइमा फेसिया कोर्ट को लगता है दैट ही कमिटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो बेल रिजेक्ट हो सकती है. ठीक है, so bail provisions are very strict, very stringent in case of UAPA, because ये एक स्पेशल एक्ट है, ये देश की यूनिटी इंटीग्रिटी का सवाल है. अब अनलॉफुल असेंबली समझ लेते हैं इन सेक्शन 189. अनलॉफुल असेंबली का मतलब बच्चा क्या होता है? जब 5 या 5 से ज्यादा लोग with a common object to use a criminal force against the government, parliament, or a public servant, if they resist any law or a legal process, if they commit mischief, criminal trespass, other offenses by force, that will be the unlawful assembly. अब ये unlawful assembly कैसे राइट्स में कन्वर्ट हो सकती है? जब ये unlawful assembly पीसफुल असेंबली भी अनलॉफुल में कन्वर्ट हो सकती है. सो व्हेन दिस अनलॉफुल असेंबली started to use a force or a violence in a prosecution of a common object, they turned into the riots. ठीक है? सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों हमारे दिमाग में सवालों को, जो 5 अदर अक्यूज थे उन्हें बेल मिल गई, बट व्हाई नॉट बेल टू द उमर खालिद और सरजिल इमाम? मीरा हैदर को बेल मिली थी, रहमान को बेल मिली थी, सलीम खान को, शदाब अहमद को इन लार्जर कॉन्स्पिरेंसी केस. सो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहा था दैट प्रोलॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन इज नॉट अ ग्राउंड टू गेट अ बेल. कोर्ट ने यहाँ पे एक्नॉलेज करा था दैट हाँ, राइट टू स्पीडी ट्रायल होता है अंडर आर्टिकल 21, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 43D इट इज नॉट एब्सोल्यूट बार. जब सेक्शन 43D यूएपीए की बात आ रही है तो ये एब्सोल्यूट बार नहीं है. कभी यहाँ पर जुडिशियल सेटिस्फेक्शन है कि जो प्राइमा फेसिया एविडेंसेस है, जो एक्यूजिशंस है वो सही है, तो कोर्ट यहाँ पर बेल आपकी रिजेक्ट कर सकती है. ठीक है? सो द कंक्लूजन इज दैट यहाँ पर क्यों उमर खालिद को बेल नहीं मिली? बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ चार्जेस आर हाई, complexity of conspiracy and the volume of evidence or were in against the Umar Khalid. Therefore, the bail was denied to Umar Khalid and Sarjil Imam. Okay? So, further, we have already seen the interpretation. Now, any other, we will see the other important landmark judgments. ठीक है? So, ये जो landmark judgment is of the state of Karnataka versus Gandhi Jeevan Collective Farming Cooperative Society. तो स्टेट ऑफ कर्नाटका ने लीज पर जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी थी वो जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दी थी.
अब जीवन कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज की जब लीज खत्म होगी, जो 10 ईयर का पीरियड था बिगनिंग फ्रॉम 1976, सो अगेन द स्टेट गवर्नमेंट डिनाइड कि हम अब आपको ये लीज प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ठीक है, अब ये जो लीज का पीरियड था, तो इस वक्त जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, यहाँ पे ये नोट करिएगा, ये फॉरेस्ट लैंड थी। तो इन्होंने फॉरेस्ट लैंड पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने लार्ज कल्टीवेशन करा, पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन करा। सो स्टेट रिफ्यूज्ड। सो मल्टीपल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए। आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यस, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्विक्शन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करा, और जो कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट के अंदर एंड कर्नाटका फॉरेस्ट मैनुअल के अंदर जो लैंड था उसका पोजीशन ले लिया। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट ने ये हेल्ड करा दैट एज पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। हम समझेंगे कि क्या होते हैं फॉरेस्ट पर्पस, क्या होते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस। और कभी आपको फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस से यूज करना है, तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Without taking the approval of central government, you cannot use फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। और ये बाइंडिंग डायरेक्शन है, जो टीएन गोदावरम, ये लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें ये हेल्ड हुआ था दैट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं किया जाएगा। सो कोर्ट ने ये हेल्ड करा दैट फिर से लीज नहीं मिलेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। सो फटाफट अब बच्चे समझते हैं जो सेक्शन 2 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, फॉरेस्ट पर्पस क्या होता है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या होता है। ठीक है, अब ऐसी एक्टिविटीज जो कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए और कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट फंक्शन हो गया। योर मैनेजिंग फॉरेस्ट ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर for fire lines, wireless communication, development, fencing, bridges, dams, water holes. These are all forest purpose. आप eco tourism promote कर रहे हो, zoos, safaris, eco tourism facilities owned by government. This is also forest. If you are doing the surveys, specified surveys, prospecting, investigation activities with the approval of central government, this against forest purpose. अब non forest purpose क्या होता है, कभी आप उस पर्टिकुलर जगह पे जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पे आप कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हो, यू आर कल्टिवेटिंग टी, कॉफी, स्पाइसेस, एनी अदर थिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दिस आर नॉट फॉरेस्ट पर्पस है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस है। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी करना जो वो पर्टिकुलर लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो आपके नॉन फॉरेस्ट पर्पस में ही आएगा। फॉर द, आप नेचुरली ग्रोन ट्रीज को रिप्लेस कर रहे हो, अब उसको क्लियर आउट कर रहे हो, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हो फॉरेस्ट लैंड पर, दिस ऑल आर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये सब अलाउ नहीं है एज पर गाइडलाइंस इन टीएन गोदामरम केस। ठीक है, आया समझ में? चलिए बच्चा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू करी है अभी गाइडलाइन ऑन स्टूडेंट सुसाइड्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये माना दैट जब एक बच्चा सुसाइड करता है, तो वो सिर्फ उसकी पर्सनल रीजंस की वजह से सुसाइड नहीं कर रहा है। हो सकता है वहां पे हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर फेल हो चुका हो, मे बी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की गलती हो, स्कूल्स की गलती हो। तो डिटेल्ड गाइडलाइन यहाँ पे कोर्ट ने इशू करी है, और जब ये जजमेंट था तो कोर्ट ने यहाँ पे एनालाइज भी करा है कि हमारे देश में ये ऑफिशियल डेटा बताता है दैट 2022 से अभी तक हमारे देश में 13,000 सुसाइड्स हुए हैं। हमारे देश में 2022 में 30,000 सुसाइड्स हुए थे।
सो कोर्ट ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि सुसाइड हमारे देश में सिर्फ इंडिविजुअल वीकनेस की वजह से हो रही है, बच्चे की या फैमिली की नहीं, कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस। सो कोर्ट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि क्यों इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग प्रॉब्लम, ineffective grievances of redressal system, lack of accessible mental health support। तो कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करी है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट कैन नॉट अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्या गाइडलाइंस है। तो कोर्ट ने बताया दैट सेंट्रलाइज नेशनल डेटा कलेक्शन होना चाहिए, दैट हमारे देश में अभी तक कितने सुसाइड्स हुए, ऑल द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैंडेटरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए अबाउट स्टूडेंट सुसाइड और एनी अननेचुरल डेथ टू अथॉरिटीज। फॉर द 24x7 मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इन हॉस्टल्स। फॉर द टाइम बाउंड फाइलिंग होनी चाहिए वैकेंसीज की ऑन की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। फर्दर, अब बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी होती है, बच्चों की छोटी छोटी की गलतियों की वजह से उनके स्कॉलरशिप फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो सब स्ट्रक्चर भी हमें ठीक करने की जरूरत है। सो इमीडिएट रिलीज करना है जो भी पेंडिंग स्कॉलरशिप है विदाउट पिनलाइजिंग स्टूडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। फर्दर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए जो भी यूजीसी की गाइडलाइंस है, यूजीसी के रूल्स है ऑन ड्रैगिंग, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, ग्रीवेंस रेशियल। एक यूनिफाइड स्टूडेंट वेलबिंग एंड सुसाइड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स प्रिपेयर होने चाहिए बाय नेशनल टास्क फोर्स। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अ जजमेंट। ठीक है, सो हमारे देश में बच्चा बहुत, इट्स बीन मोर देन 3 decades दैट राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है। ठीक है, सो राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 ये बताता है दैट 25% रिजर्वेशन मैंडेट है अंडर सेक्शन 12(1)(c) ऑफ राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें जो नेबरहुड स्कूल की जो पॉलिसी है उसको समझते हैं कि क्या है ये नेबरहुड स्कूल पॉलिसी, क्यों फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात करी है दैट नेबरहुड स्कूल्स मस्ट इंश्योर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस सेक्शन टू एक्सटेंट ऑफ 25%। ठीक है, सो 20 सेक्शन 12(1)(c) समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दैट हमारे देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कुछ गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड। तो अनएडेड जो इंस्टीट्यूशन है, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो जो एक नॉर्मल मध्य वर्ग परिवार से आते हैं वो बच्चे इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उन्हें इक्वलाइज करने के लिए, सोसाइटी में वो दिखाने के लिए दैट ऑल आर इक्वल, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट इनेक्ट करा था और नेबरहुड स्कूल की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व करी जाती है जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल है उसमें, फॉर people belonging to certain caste, certain economic background। तो प्रॉब्लम क्या हुई है दैट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं जो एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं फॉर देयर किड्स, वो एप्लीकेशंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं ये देखा जा रहा है कि कितने सीट्स फिल हुई है, अनफिल्ड वैकेंसीज जा रही है, जो पोर्टल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पेरेंट्स इतने एडुकेटेड नहीं होते दैट दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो बच्चों के एडमिशन के पोर्टल्स है वो बायलिंगुअल होने चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होने चाहिए, ये जो लैंग्वेज बैरियर है वी हैव टू रिमूव दैट, और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए अमंग्स द पेरेंट्स दैट ऐसी भी प्रोविजंस है हमारे देश में, वी हैव सर्टेन एक्ट्स जो प्राइवेट एडुकेशन एक नॉर्मल इकोनॉमिक विकर सेक्शन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी इसमें फी होती है, खर्चा होता है, गवर्नमेंट रिफंड करती है। फर्दर, एक प्रॉपर सीट अवेलेबिलिटी ओपेक तरीके से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विजिबल टर्म्स होनी चाहिए, और जो भी आर्बिटरी रिजेक्शन हो रहा है एप्लीकेशन का ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वी विल सी दी
गाइडलाइन आपको सेक्शन 12(1) सी आरटीए समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट अनएडेड नॉन मॉनेटरी स्कूल्स है वहां पर 25% सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए एंट्री लेवल पर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम ईडब्ल्यूएस और सर्टेन कैटेगरीज। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट वांट टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर बैरियर्स ऑफ कास्ट क्लास जेंडर। ठीक है, कोर्ट ने अप्लाई करा था कि डिस्पाइट सो मेनी ऑफ नोटिस स्टेट्स अभी भी इसे अप्लीकेबल नहीं कर रही है। सो कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए फॉर द फर्स्ट ऑनलाइन पोर्टल्स। स्टेट्स में, हर एक स्टेट में सेंट्रलाइज पोर्टल्स होने चाहिए जिसपे ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस दिखाई जाए, मल्टीलिंगुअल एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, सीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हेल्प डेस्क होना चाहिए, डिफीट करेक्शन विंडो होनी चाहिए। कभी कुछ एरर भी हो जाए पेरेंट्स से एप्लीकेशन में तो एक विंडो होनी चाहिए वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, रीजन डिनाइल होना चाहिए। कभी आप किसी बच्चे की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो, आपकी स्कूल में इसको एडमिट करने से, तो आप बताइए व्हाई यू आर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट सर्टेन किड। फॉर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्टाफ से बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनके साथ कोई बच्चा ऐसा पढ़ने आता है जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेक्शन से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन उस पर्टिकुलर स्कूल जगह में ना हो। चलिए, नाउ अगेन योर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है इन बार काउंसिल। ठीक है, सो ऑलरेडी पहले भी गाइडलाइंस आ चुकी थी अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ women's in bar council and for their reservation, but again the petition was filed by advocate Yugma फॉर हरियाणा बार काउंसिल इलेक्शन। तो क्या थे फैक्ट्स, फटाफट हम समझते हैं। सो हरियाणा बार काउंसिल में इलेक्शंस होने वाले थे। अब एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है विमेंस का बार काउंसिल में। तो अर्लियर 8 दिसंबर 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू कर दी थी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एडवोकेट्स, 30% रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन। बट यहाँ पर जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल थी वो इसमें एग्जेम्प्ट हो गई थी, क्योंकि वहां पर इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे थे गाइडलाइंस आने से पहले सुप्रीम कोर्ट की। तो सब्सिक्वेंटली द पेटिशन वाज ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट कि अभी तक फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है, फॉर द एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस अभी तक कमेंस्ड भी नहीं हुई है। सो इस बेसिस पर पेटिशनर ने ये कंटेस्ट करा था दैट जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था 30% विमेन रिजर्वेशन, वो एप्लीकेबल होना चाहिए पंजाब हरियाणा बार काउंसिल इलेक्शन में भी। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या है लिख रहा, कोर्ट ने यहाँ पर जेंडर रिप्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दिया इन प्रोफेशनल बॉडीज। कोर्ट ने यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 के अप्लाई करा और कहा कि बिल्कुल जो 30% रिजर्वेशन रूल है वो पंजाब एंड हरियाणा में भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट नहीं बनी है, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुए, इलेक्शन प्रोसेस नहीं हुए। तो ये जजमेंट अप्लाई हो सकता है, इट विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अर्लियर एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू पंजाब एंड हरियाणा वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड लायबल टू बी withdrawn, therefore the application was allowed और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया 30% वुमेन रिजर्वेशन टू पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल इलेक्शन। ठीक है, सो दिस आर इनफ फॉर टुडे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लीगल अफेयर सीरीज में, बने रहिए विथ विधिज्ञ। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेमोराइज ऑल दिस जजमेंट्स, और आपको करंट अफेयर के साथ साथ लीगल अफेयर्स को भी डेली फॉलो करना।